आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है 16 अप्रैल शिफ्ट 2 की क्लास रहेगी सॉल्वर पेपर। जैसे कि आपको बताए थे कि जो है ये पहली क्लास थी हमारी, ये पहली क्लास आप देख चुके होंगे और दूसरी क्लास ये है। इसके बाद तीसरी क्लास आएगी, फिर चौथी क्लास आएगी। तो ये पहला प्रश्न है और इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी एग्जाम के लिए दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक तो पूरा आपको सिलेबस याद होना चाहिए, दूसरा उस एग्जाम का पूरा सॉल्वर पेपर आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी सॉल्वर पेपर पढ़ के आप एग्जाम देंगे तो उसका सीधे 30 से 35% क्वेश्चन जो है प्रश्न का उत्तर का प्रश्न के रूप में जरूर किसी न किसी रूप में मिलता है या उसके इर्द गिर्द जरूर मिलता है। इसीलिए मैंने सॉल्वर पेपर को व्याख्यात्मक किया है, चित्रात्मक किया है, ताकि आपके मेमोरी में, आपकी स्मृति में याद होने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया? आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सितंबर 2023, अक्टूबर 2024, जून 2023 और नवंबर 2023। और ये आपने 25 में एग्जाम दिया, देखिए 23 में पूछ दिया। मैं अक्सर एग्जाम में कहता हूं, आपको क्लास में कहता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज पुराना भी याद रखिए। जैसे आदित्य L1 का सही डेट क्या है? 2 सितंबर, याद रखिएगा। 2 सितंबर को 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको एक और डेट याद रखना है, चंद्रयान 3 का डेट याद रखना है आपको। चंद्रयान 3 का डेट याद रखना है। वो कब? तो 14 जुलाई जो है 2023 से लेकर आप देखेंगे 23 अगस्त जो है 2023 तक, ये दोनों डेट आपको याद होना चाहिए। बीच बीच में डेट आपको बताते रहते हैं, यानी आंसर इसका ए होगा। देखिए, इसको भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया गया, यानी 2 सितंबर 2023 को। और सौर मिशन याद रखिएगा किसने छोड़ा इसको? तो इसरो द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 छोड़ा गया। ये भी आपको याद रखना है। चंद्र मिशन जो है चंद्रयान 3 कब? 14 जुलाई 2023 से 23 अगस्त 2023 तक। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको भी छोड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसरो के वर्तमान में 11वें अध्यक्ष का नाम क्या है। आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक और अन्य भी देख लीजिए, गगनयान, याद रखिएगा। ये भी आगामी परीक्षा में छप के आ सकता है, आ रहा होगा। याद रखिएगा जनवरी से मार्च 2027 में, याद रखिएगा, गगनयान जो है छोड़ा जाएगा। मानव मिशन भारत द्वारा पहली बार। निसार क्या है भाई? तो निसार जो है भारत का पृथ्वी अवलोकन है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किया गया? बीजिंग, ग्वांगजो, हांगजो और संघाई। आंसर होगा हांगजो। सी आंसर इसमें से सही होगा। पैरा एशियाई का आयोजन चीन के जो है हांगजो शहर में जो है आयोजित किया गया। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल और उनका आयोजन स्थल का नाम दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, याद रखिएगा, भारत में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो, जापान में। और फीफा कप क्लब जो है विश्व कप 2025 कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ? हार्बिन, चीन में। विश्व खेल जो है 2025 कहाँ? चेंगडू, चीन में। और जो है BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। और जो है नेक्स्ट देखेंगे, ये तो आप याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप के आ सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 27 में, 2 वर्ष पे होता है। कहाँ होगा? मेघालय में होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन कराता है? राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ कराती है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के विषय में इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा है, जो प्रथम महिला बनी है। तो पूछा जा सकता है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और जो है राष्ट्रीय खेल कौन आयोजित कराता है? जो है भारतीय ओलंपिक संघ। कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे, ठीक है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ सबसे अधिक कहाँ? बिहार में हुआ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ? हरियाणा में। आप याद रखिएगा, ठीक है। 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष
किसे चुना गया, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। किसे चुना गया था, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। सेबी के विषय में बताए थे, सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही जैसे इरदा क्या करता है, बीमा कंपनियों को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे जैसे आरबीआई क्या करता है, बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे जैसे ट्राई क्या करता है, संचार कंपनियों को जो है नियोजित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका जो है महिला की बात आती है तो याद रखिएगा कि जो है कौन चुनी गई थी, तो माधुरी पुरी बुच, क्योंकि महिला प्रथम महिला चुनी गई थी इसलिए इनके विषय में आ गया था। और मैं बार बार कहता हूं, जहां प्रथम, जहां महिला, जहां 4 ऑप्शन, जहां 3 ऑप्शन, इन चीजों को खास तौर पर पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनर को वहां से प्रश्न बनाने में आसानी होता है। अब आइए सेबी के विषय में 2 प्रश्न आपके आ सकता है कि 24 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष जो है माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। और यहाँ 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक तो पूछेगा वर्तमान में कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं। 1 मार्च 2025 से वर्तमान 26 तक और आगे भी रहेंगे। और 10वें कौन थे, 10वें माधुरी पुरी बुच है। 10वें कौन है, माधुरी पुरी बुच थी। अभी जो है 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2025 तक थी। यही पूछा हुआ था, इनका क्रम देख लीजिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि जो मैं पूछ रहा हूं यहाँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस.ए. दवे थे। 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का जो है स्थापना हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था, 92 में मिला था। 92 मतलब इनके कार्यकाल में मिला था। अगर प्रश्न नागिन प्रश्न बन के आ जाए कि सेबी का जो है वैधानिक दर्जा किसके कार्यकाल में मिला था, तो जीबी जो है रामकृष्ण का नाम लगाइएगा। या पूछेगा सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर ए दवे थे। वर्तमान में कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं, याद रखिएगा। और जो है प्रथम महिला कौन है, तो माधुरी पुरी बुच है, आप याद रखेंगे। ठीक है। तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेंट्री, याद रखिएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, कमल हसन के द्वारा, रजनीकांत, अजीत कुमार, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, तो आंसर होगा जोसेफ विजय चंद्रशेखर द्वारा ये आयोजित किया गया था। और आप जानते भी होंगे इनको, तमिलनाडु में तमिलगा वेंट्री का जमा पार्टी की शुरुआत नेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर जो है थलपति विजय ने इसको शुरू किया था। यहाँ कुछ पार्टी का नाम आपको हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आ सकता है। जिस हिसाब से प्रश्नों की ये बनावट हुई थी उसी हिसाब से इर्द गिर्द जो है प्रश्नों को हमने रखा भी है। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप याद रखिएगा आम आदमी पार्टी को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर होना चाहिए 2023 में दिया गया। प्रश्न आएगा कि जो है 23 में प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी की संख्या पहले कितना था, तो 8 था। तो कितने पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया, तो 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया। किसका दर्जा बढ़ाया गया, तो आम आदमी पार्टी का बढ़ाया गया। अब कितना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और जो है 1 ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संस्थापक सदस्य के रूप में देखा जाए कौन कौन से हैं इनके। ठीक है। अगर पूछ दे बीजेपी का जो कि सरकार है, पूछा जा सकता है। स्थापना वर्ष 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जो याद रखिएगा, और जो है इसके जो है संस्थापक सदस्य थे। पहले इसका नाम जनसंघ जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जानते होंगे 28 तारीख को, 28 दिसंबर 1885 को हुम द्वारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। 3 बार दादा भाई जो है नौरोजी बने थे। बहुजन समाज पार्टी के विषय में जानते होंगे 1984 में, और काशीराम। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बनवाया गया। ठीक है। माकपा 1964 में, और पी सुंदरैया, EMS नमुंदरी पाद द्वारा, और नेशनल पीपुल कांग्रेस का जो है 2013 में PA संगमा द्वारा जो है इनकी स्थापना किया गया। हर चीज इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या एग्जाम में पूछ दे, इसलिए एकदम एक नंबर से समझ लीजिए आप तलवार की धार हैं। एक नंबर से जो है बच्चे सेलेक्ट होते हैं और हट जाते हैं। कुछ पार्टियों को और देखा जाए, क्षेत्रीय पार्टियों को, समाजवादी पार्टी SP जानते होंगे, संस्थापक मुलायम सिंह यादव, 92 में स्थापना हुआ था, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। और जो है TMC पार्टी याद रखिएगा ममता बनर्जी जी की है, 1998 में स्थापना हुआ था, पश्चिम बंगाल में है, जानते भी होंगे। द्रविड़ मुनेत्र कड़म DMK जो है CN अन्ना दुराई के हैं, 1949 में स्थापना हुआ, तमिलनाडु की बहुत ही पुरानी पार्टी है, याद रखिएगा। अन्ना द्रमुक जो है पार्टी जो है MG रामचंद्र जी के है, तमिलनाडु का है। और उसके बाद शिवसेना अविभाजित हो चुका है, चूंकि इसकी विषय में शिवसेना की स्थापना श्री बाल ठाकरे जी ने किया था, 1966 में किया था, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुआ था। और TDP पार्टी की स्थापना
स्थापना जो है TN रामाराव ने किया था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव जानते ही होंगे 1997 में स्थापना हुआ बिहार में। और जो है ये तो इतिहास का है, स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। नेक्स्ट देखिएगा 5वां प्रश्न, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जकार्ता इंडोनेशिया में, मॉस्को में। आंसर होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, बी आंसर इसका सही होगा, याद रखिएगा। यानी 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। ठीक है, ब्राजील की फैशन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो है इसमें अगर पूछा जाए कि मेजबान देश तो ब्राजील था, और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। थीम भी पूछ सकता है, तो थीम क्या था? एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। अध्यक्षता किसने किया था? तो राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने किया था। और नया सदस्य जो है अफ्रीकी संघ AU जो है इसका बना था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर GDC प्री GIC, उनको ये बैच लेना चाहिए, रामबाण की तरह काम करेगा। इस बैच को लेने से देखिए आपको YouTube पे साप्ताहिक टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको जो है डेली ऐप पे क्लास चलता है और पूछताछ क्लास चलता है, लाइव सेक्शन चलता है, YouTube पे आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको इस पे नहीं मिलेगा। अन्य भी कई खूबियां हैं जो आपको इस पे नहीं मिलेगा, और इसलिए आपको टेस्ट को लेना चाहिए। याद रखिएगा 1000 रुपये बचाने के चक्कर में और लाखों रुपए की सैलरी मंथली आप नुकसान कर सकते हैं। मतलब कुछ न कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे पिछली अपेक्षा, इतनी जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। इसीलिए आप सबको ये बैच जरूर लेना चाहिए। टक्कर बैच नाम ही नहीं है इसका, ये टक्कर देगा एग्जाम में, याद रखिएगा। जो लोग टक्कर लिए हैं, जो टक्कर बैच लिए हैं और जो लोग टक्कर बैच नहीं लिए हैं, उन दोनों के बीच में याद रखिएगा टक्कर होगा, इसीलिए इसका नाम टक्कर बैच रखा गया है। और अगली बार जैसे पिछली बार जो भी एग्जाम हुआ था, सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम से आए थे, आप देखे होंगे। उसमें से थोड़ा सा 1 मिनट में दिखा दूं, फिर आपको आगे क्लास लेता हूं। ये उन बच्चों का जो है मैसेज जिन्होंने जो है हमारे क्लास से जो है इंटरव्यू तक पहुंचे थे, बाकी और भी लोग थे, हमने नहीं नोट कर पाया, बाद में मुझे याद आया तो मैं नोट करना शुरू किया। तो ये आप देख सकते हैं सब लोग सिलेक्ट हुए थे मेरे जो है क्लास से, बाकी अन्य लोग भी हैं। और ये सीधे आप जो देख सकते हैं हमारे नोट से ये जो सीधे फंसे हुए थे, प्रमाण के साथ मैं दिखा रहा हूं। रेड कलर में आप देख रहे होंगे 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन सीधे आए थे। और ये जो है पेज 1 ऐसे आप मिला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके PDF प्रमाण के साथ मैं देख सकता हूं। इसमें अभी जो मैं डेली जो लाइव क्लास चलाता हूं वो क्वेश्चन शामिल नहीं किया हूं। 8 से 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के हैं, वो मैंने शामिल नहीं किया हूं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो लोग लगातार लगे हुए थे उनसे जाके पूछेगा, 25+ करके लोग आए थे, 20-22 तो नॉर्मल लोग करके आए थे। ऐसे देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया था। इसीलिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं आप 1000 रुपए के चक्कर में 1 लाख मंथली का नुकसान न कर दें। इसलिए आपको अगर लगे कि सर की क्लास सही है, पढ़ाने की टेक्निक सही है और जो है मेरा डाटा YouTube पे सही है, तो आपको ये बैच जरूर लेना चाहिए। सभी रेड कलर से जो है आप देख रहे हैं, इसको आप देख के आपको कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आया कहां से था? आया सा इस टक्कर बैच से, याद रखिएगा। ये जो टक्कर बैच आप देख रहे होंगे, इस टक्कर बैच से आया था। ये आपको टक्कर बैच आपको लेना चाहिए और डेली इसमें लाइव क्लासेस में चलता है। और आइए क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। और ये टेस्ट, ये बुक तो आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि बुक के साथ जब आप कोर्स खरीदेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ये 10 बुक के बराबर एक बुक का है, समझ लीजिए। गागर में सागर की तरह स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया गया है। इसमें हर सेक्शन के बाद जो है MCQ भी है। इसका स्टॉक भी सीमित है, चूंकि अब एग्जाम आने वाला है तो दोबारा छपेगा नहीं। तो जिनको मंगाना है मंगा लीजिए, बाकी आगे जो है मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जो है बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण जो है फैक्ट का इसमें संग्रह है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले कंटेंट पे आधारित है ये पुस्तक। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के जो मेरा पढ़ाने का अनुभव है उसके आधार पर मैंने ये पाठ्यक्रम को तैयार किया है। सिलेबस जल्दी खत्म, रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद 30 MCQ चैप्टर भी है। अपडेटेड थर्ड है, 2 से 6 तक है, हिंदी माध्यम से है। और ऐप में अभी इसी किताब को रटवाया जा रहा है, टेस्ट दे के। पहले किताब रटवाएंगे, फिर अपने हिसाब से करेंगे। डेली जो है ऐप में क्लास चल रहा है। ठीक है, बुक मंगाने के लिए आप इसको जो है ले सकते हैं। कोर्स के लिए भी इस पे आप फॉर कोर्स लिखेंगे तो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जो लोग नए हैं टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इसमें भी डेली 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लास पे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2024। आप गौर करिएगा, जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा शुरू किया गया अभियान ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी और की थी पहले और सरकार किसी और की है और किसी और की थी तो उसका अभियान पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं। ये भी एक ट्रिक होता है। और किसी अगर राज्यों के विषय में पूछा जाता है तो उस
सरकार से संबंधित जो राज्य होता है उससे भी कंटेंट आते हैं, ये भी आप गौर करिएगा इस चीज को। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014, 21 अगस्त 2014, 22 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014। तो 2 अक्टूबर 2014 जो है ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख अभियान जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया जो है कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को ये आया हुआ है, देखिए इसी में से आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। अब इसकी राशि बढ़ा के 30 लाख तक कर दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। बिना गारंटी के लोन दिया जाता है व्यवसाय के उद्योग के लिए, एमएसएमई उद्योग को बढ़ाने के लिए। डिजिटल इंडिया मिशन की स्थापना 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन की स्थापना 15 जुलाई 2015। और स्टार्टअप इंडिया याद रखिएगा 16 जनवरी 2016। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। और आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, ठीक है। और नवनीतम आगामी लक्ष्य में देखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। विकसित भारत एट द 2027 याद रखिएगा 11 दिसंबर 2023। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये पूछा हुआ था 13 फरवरी 2024 को, ठीक है। और 2022 का चूंकि ये फार्म है तब बच्चे कम है, अब जो फार्म आने वाला है 52 उसमें समझ लीजिए इतने बच्चे नेट जेआरएफ पीएचडी करके आ गए हैं कि लाखों में फार्म गिरेगा, उसमें तो पास होना और भी मुश्किल की दिल्ली दूरस्ती है। इसीलिए कोई कसर छोड़िएगा नहीं, ये 51 वाला जो एग्जाम आपका हो रहा है ये इसमें जो है आने के लिए, नहीं तो समझ लीजिए नौकरी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसलिए जितना हो सके ताकत लगाइए और तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जे डेविस, जे रेस, जे एल मेरोनो, एम जो है एडवर्ड्स ने। साथ में एक आंसर बता जाए क्या होगा, तो याद रखिएगा सीधे सीधे रटना होगा मेरोनो। ऐसे प्रश्न कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है हम अपने लाइव क्लास में जो सेक्शन देते हैं और जो है लिस्ट हम लोग को देते रहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कुछ हम बता रहे हैं इसका समाजती परीक्षण को जो है प्रतिपादक किसने किया था? जैकब एल मोरे ने किया था। इन्होंने 1934 में इसकी शुरुआत किया था। इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है हु शैल सर्वाइव। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पूछा गया, इसको जानिए क्यों पूछा गया है। क्योंकि कक्षाओं के समूह निर्माण, नेतृत्व की पहचान, बालकों के सामाजिक समायोजन की जांच हेतु जो है इसका निर्माण किया गया, इसीलिए पूछा गया था। निम्नलिखित में से एक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। प्रारंभिक समंग, समंग मतलब डाटा, आप जानते भी होंगे। समंगों का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग, समंगों का विश्लेषण, ठीक है, और समंगों का प्रस्तुतिकरण। तो आंसर क्या होगा? पहले तो क्या करेंगे इसमें से जो है डाटा प्रारंभिक, ठीक है, डाटा प्रारंभिक, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद क्या ये आपका करेंगे, क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर क्या करेंगे? ये करेंगे। यानी कि आपके इसमें से क्या होगा? 1 3 जो है इसमें आंसर देखेंगे 1 2 और 4 3, ठीक है। आंसर उसमें से ए आंसर इसमें से सही आएगा, ठीक है। इसमें से आंसर क्या है? ए आंसर इसमें से सही है, ठीक है। ये क्रम आप देख लीजिएगा। और जो है शोध के डाटा प्रबंधन का जो है क्या होता है? डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा एनालिसिस और डाटा जो है आपका निर्वचन। कुछ लोग को जो है जो नेट जेआरएफ में पीएचडी नहीं की है उनको आईसीटी शिक्षण व शोध बहुत कठिन लगता है, कठिन है भी, बुखार आ जाता है इन दोनों में, ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। अब देखिए इसको अगर आप पढ़े रहेंगे क्रम से, मैं कहता हूं इसी में से प्रश्न आता है और आ गया अगर, तो आपको कितना आसान होगा। यानी आपको जो है कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट पढ़ के ही केवल काम चल जाएगा, इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के बाद भी तो मेरिट बनती है। इसलिए अभी से जीएस और सब्जेक्ट दोनों जो है मजबूती लेके चलिए। टारगेट 25 प्रश्न लेके चलिए, आप जीएस में याद रखेंगे, क्योंकि जो है दोबारा मौका मिल गया है पेपर रद्द होने के बाद और लोग तेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं कुछ परीक्षण के विषय में देखा जाए। का वर्ग परीक्षण के जो है कार्ल पियर्सन इसके है। टी परीक्षण के कौन है? जो है गोसेट है। एफ परीक्षण पूछता है एनोवा, रोनाल्ड फिशर है, एनोवा पूछा हुआ था। सहसंबंध गुणांक के कार्ल पियर्सन है। प्रायिकता के कौन है? पास्कल और फर्मा है। प्रश्नावली के कौन है?
फ्रांसिस गाल्टन। और प्रतिगमन की कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। जेट परीक्षण पूछा हुआ है, रोनाल्ड फिशर, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, हाई बटन जरूर दबाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और अपने ग्रुप में कम से कम एक जन दो जगह जरूर आप लोग इसको शेयर करिएगा, ईमानदारी से अगर आप मेरे क्लास को फॉलो करते होंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? 9वें का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखा जाए। पहला, सांख्यिकी महत्व सुनिश्चित करना। क्या यह मानवीय प्रतिभागी करने वाले का प्राथमिक ये नैतिक विचार है? विशाल प्रतिदर्श आकार प्राप्त करना, उन्नत शोध पद्धतियों का प्रयोग करना, प्रतिभागियों को गोपनीयता बनाए रखना। आंसर क्या होगा इसमें से? डी आंसर सही है, प्रतिभागियों का जो है गोपनीयता बनाए रखना। ठीक है। और नैतिकता के प्रमुख स्तंभ को देखिएगा। पहला में सूचित सहमति, इंफॉर्मेशन कंस्टेंट, उसके बाद गोपनीयता, ठीक है, ये आ गया इसमें से। चौथा था गुमनामी, स्वैच्छिक भागीदारी, हानि न पहुंचना, वापस लेने का अधिकार, याद रखिएगा। ये जो है इस प्रश्न के हिसाब से आपके होने चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खोज परख अधिगम को अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है, किसके द्वारा आरंभ किया गया? विलियम जेम्स, जोसेफ ब्रूनर, जॉन डीवी, जीन पियाजे। तो आंसर इसमें से क्या होगा? जिससे ब्रूनर, बी आंसर इसमें से सही होगा। अगर आपको एलिमिनेट भी करेंगे तो आप कर सकते हैं इसमें। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन द्वारा अनुभव करता है और उसको उस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी को संज्ञानात्मक ज्ञान और विकास के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने दिया था, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और विकासात्मक बालकों के विकासात्मक कार्य में बहुत अच्छा इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। और खैर थियरी अगर मौका आएगा तो पढ़ाएंगे। प्रयोजन विधि के जनक कौन थे? जॉन डीवी थे। और जॉन डीवी के शिष्य जो किलपैट्रिक थे, तो किलपैट्रिक ने क्या किया था? लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करके इसको आगे बढ़ाया था। आंसर इसमें क्या होगा? बी आंसर इसमें से सही होंगे। ठीक है। खोज परख के कौन है? जो है ब्रूनर है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रमुख शिक्षण विधियां, प्रतिपादक और उनके प्रति। ठीक है। तो किंडरगार्टन विधि अक्सर पूछा जाता है, फ्रोवेल, याद रखेंगे। परियोजना विधि किलपैट्रिक, और जो है ह्यूरिस्टिक या खोज विधि आर्मस्ट्रांग, आसान है। डाल्टन विधि हेलन पास्कल, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, समस्या समाधान विधि सुकरात, यही बात मैं कहता हूं आपसे, और सेंट थॉमस। सुकरात प्रश्नावली विधि के जनक है, याद रखिएगा। सुकरात के शिष्य कौन है? प्लूटो। अब प्लूटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के किसके शिष्य थे? सिकंदर, याद रखिएगा। अरस्तु कौन थे? राजनीति विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक है। और मैं क्या कह रहा था कि क्लास में सबसे अधिक बच्चों को प्रश्नावली विधि के माध्यम से कोई चीज आता है। प्रश्नावली विधि वो विधि है जो सीधे दिमाग में छपता है। इसीलिए प्रश्नों थियरी पढ़ने से पहले प्रश्नों को, उस चैप्टर संबंधित प्रश्नों को पढ़िएगा, फिर थियरी को पढ़िएगा, आपके दिमाग में बातें बैठने लगेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए कितने लोग का सही आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का डिटेल में इसके पहले वाले साल भर में हल कराया था। आंसर क्या होगा इसमें? 11 का बी आंसर बिल्कुल इसमें से सही होगा। ठीक है। क्या होगा? जो है राष्ट्रीय जो है डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग क्या है, स्थापना कब हुआ था, ये सब हमने पिछले वाली क्लास में दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। आइए इसमें से एक शॉर्टकट में बता देते हैं कि जो है ये राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के विषय में अगर बात किया जाए तो इसका जो है विकासकर्ता खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर शिक्षा मंत्रालय के प्रावधान में। ठीक है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है, मोबाइल ऐप और वेब दोनों पर उपलब्ध है। क्यों पूछा गया था एग्जाम में? क्योंकि प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी स्तर तक की सामग्री इसमें आपको निःशुल्क मिल जाएगी, इसीलिए इसको पूछा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या करता है? किसी भी प्रश्न के 40 से 45% याद रखिएगा रट्टा मार होता है, बाकी 55 से 60% लगभग क्या होता है? समझने वाला है। रट्टा मार है, याद रखिएगा, समझना है आपको। क्या होगा? 1010 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसको ऐसे आप देख सकते हैं इसको कि जो है इधर दशमलव है, इधर बाइनरी है, इसको काउंट जब करेंगे तो 1010 सीधे आ जाएगा। ठीक है। गीगाबाइट, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। इनपुट आउटपुट, ये जो बाइट, ये एग्जाम में इतनी बार पूछ चुका है कि हर साल आपको साल भर मिलेगा। एकदम जुबान के नोक पे रट के ही आपको एग्जाम में जाना चाहिए। ये बिल्कुल आसान है। गीगाबाइट क्या होगा? मेगाबाइट बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको मैं रिपीट करवा देते हैं आपको कि आपको याद करने में आसानी होगा। 1 किलोबाइट बराबर 1000 जो है, याद रखिएगा 1000 यहां से शुरू करिए आप। ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर, ऐसे देखिए 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट।
ऐसे करिए 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट में 1 जो है पेंटाबाइट, 1024 जो है पेंटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट, 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट और 1024 एटाबाइट बराबर 1 जो है ब्रोंटोबाइट, याद रखिएगा। और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, अक्सर मैं एग्जाम में देखा हूं यही पेंटाबाइट तक पूछे काम चला देते हैं सर, कभी कभी एक्जाबाइट भी पूछ लेता है। ये क्रम आप बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन उपयुक्त है? आंकड़ों की गणना हेतु कौन सा उपयुक्त है? सब लोग जानते होंगे भाई, जनरल कंप्यूटर चलाना सब लोग जानते होंगे। क्या होगा? MS एक्सेस, MS एक्सेल, गूगल डॉक और MS पावर पॉइंट। क्या होगा? MS एक्सेल आंकड़ों के लिए होता है, बी आंसर इसमें से सही होगा। अब जो है आप यहाँ कुछ देखेंगे, जो है कुछ जो है गणना से संबंधित कुछ बातें जो एग्जाम में और पूछा जा सकता है। अगर बुनियादी साधन को देखा जाए तो MS एक्सेल याद रखेंगे। सांख्यिकी सॉफ्टवेयर के लिए देखा जाए तो SPSS। अगर प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए देखा जाए तो R और पाइथन। और गुणात्मक विश्लेषण के लिए देखा जाए तो NVivo और जो है एटलस TI। सर्वेक्षण साधन के लिए देखा जाए तो गूगल फॉर्म्स और जो है सर्वे जो है मंकी। ठीक है, ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मत समझिएगा कि यही पूछा है तो एक्सेल पूछा तो ये नहीं पूछेगा, यही सब पूछा जाता है। एग्जामिनर अगर कहीं से प्रश्न बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, ये चीज मेरे पास नहीं है, वो सभी टीचरों के पास है। जो अभी मैंने जिन प्याजे की बात कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से, या आप लोग भी कुछ विषय पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते पढ़ाते जो आप लोग को ज्ञान हुआ वही संज्ञानात्मक ज्ञान है, तो आप जो विषय पढ़ाएंगे उस विषय में बता सकते हैं। उसी तरह दशकों से मुझे जीएस पढ़ाने का अनुभव है, लगभग हर सेक्शन को पढ़ाता हूं तो मैं वहां से बता रहा हूं, ये सब आता है और आपको पढ़ना चाहिए। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? बहुत समय बर्बाद करने लायक नहीं है। बार कोड रीडर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, आगे चलिए, क्योंकि सब प्रश्न बार बार प्रश्न आता है, बार बार आएगा, बार बार हल्की चीज को क्यों पढ़ेंगे। और प्रमुख इनपुट डिवाइस एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं और आउटपुट डिवाइस फिर से आपको रिपीट करवा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? एक तरह से देखा जाए कीबोर्ड क्या है तो जो है कीबोर्ड यहां से देखेंगे, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल दे रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, या पीडीएफ भेज देंगे एप्लीकेशन में, इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ से बनकर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिएगा। माउस के बारे में पूछा हुआ, माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये पूछा हुआ था, डगलस एडवर्ड ने इसका जो है याद रखिए खोज किया था। स्कैनर भी है। उसके बाद और क्या? जॉयस्टिक, MICR याद रखेंगे। उसके बाद OCR, OMR, बारकोड रीडर अभी पूछा हुआ था, देखें इसी में से पूछ दिया। उसके बाद जो है लाइट पेन, सीधे स्क्रीन पर चित्र बनाने हेतु मेनू चुकाने होता है। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक सेंसर, ये क्या होता है? इनपुट होता है। अब आउटपुट डिवाइस देखिएगा कौन कौन होता है। मॉनिटर याद रखिएगा, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन। बाकी पीडीएफ में भेजूंगा तो उसमें देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, परिघटना विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वानिकी। हर परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आप पढ़ेंगे वहां से नहीं आएगा, जो आप लिखेंगे वहां से नहीं आएगा, जो टीचर पढ़ाएगा वहां से भी नहीं आएगा, तो कहां से आएगा? जो तीनों प्रक्रियाओं से आप जो समझ विकसित किए रहेंगे वहां से कुछ प्रश्न हर एग्जाम में मिलते हैं, जैसे ये प्रश्न। अब बताइए 16 का प्रश्न का आंसर आप क्या दे रहे हैं? यानी पर्यावरणीय जो है परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है। 16 का आंसर बी आंसर जितने लोग आ रहा होगा सही है, परिघटना विज्ञान कहा जाता है। अब यहां आपको हम दिखाएंगे कि पौधों की मौसमी गतिविधियों पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को परिघटना विज्ञान जो है फिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फिनोलॉजी के साथ साथ कुछ अन्य चीजों को भी देखिएगा। बसंत के मौसम में क्या होता है? अंकुरण और जो है कलियों का फूटना कब होता है? बसंत के मौसम में। गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म में क्या होता है? पूर्ण रूप से वृद्धि होता है, फल लगने लगता है, जैसे आम मिलने लगता है। उसके बाद वर्षा के समय क्या होता है? वर्षा के समय तीव्र वनस्पति वृद्धि होता है। उसके बाद आप देखेंगे शरद के समय क्या होता है? पर्णपाती होता है। भारत में 2 प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक पर्णपाती वन, दूसरा सदाबहार वन। पर्णपाती वन की पत्तियां जो है पतझड़ हो जाता है, सदाबहार वन की पत्तियां पतझड़ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी ये पूछ सकता है पर्णपाती कब? तो शरद में। और शीत में क्या होता है? याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, बीज सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कार्टाजोना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विरासत स्थलों से, आर्द्र भूमि से,
जीवित संशोधित जीवों से, ओजोन परत संरक्षण से। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो है मार्टियल प्रोटोकॉल पूछेगा तब तो जो है आपका 17 का जो मार्टियल पूछता तब इसमें से डी होगा, और 17 चूंकि पूछ रहा है तो जीवित संशोधन जीवों से होगा। आंसर इसमें से क्या होगा? इसमें से सी आंसर होगा। और विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और रामसर सम्मेलन किससे होता है? आर्द्रभूमि से रामसर होता है। आइए, कार्टाजोना प्रोटोकॉल मुख्य रूप से जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्नों के बाद चित्र को दिखाने का मकसद यही है कि आपकी स्मृति में वो बातें बैठ जाएं, याद रहें। अब प्रश्न एग्जाम में अगर आ गया तो बताने में आपको आसानी रहे। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, और इसके 2 जगह शेयर जरूर करिएगा कम से कम। आइए कुछ ऐतिहासिक सम्मेलन की बात करते हैं। 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। 1987 में माड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। 2012 में रियो 20 सम्मेलन हुआ था। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। इसके बारे में डिटेल हमने अपनी लाइव क्लास में बता दिया है। अपनी क्लास में जब परचेज मेरी क्लास को करेंगे तब आपको डिटेल उसमें हमने दे रखा है। ठीक है। और आपको नंबर बढ़ाने के लिए जीएस का जरूर परचेज करना चाहिए। याद रखेंगे आर्द्रभूमि जो है रामसर सम्मेलन 1971 में, इसीलिए 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को हुआ था। रामसर एक स्थान का नाम है जो ईरान में है, याद रखिएगा। जैव विविधता कार्टाजोना प्रोटोकॉल 2000 में, और जैव विविधता नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। खतरनाक अवशिष्ट जो है बेसल कन्वेंशन 1989 में। मरुस्थली याद रखिएगा यूएनसीसीडी में। और पारा जो है विनिमाना जो है कन्वेंशन 2013 में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमानित को खरीद एवं बेच सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्बन स्पेस, कार्बन सिक्वेंटेशन, कार्बन सिंक, कार्बन ट्रेडिंग। ये बहुत फेमस था और पेपर में बहुत ज्यादा ये मैटर चूंकि आ चुका था। देखिए कार्बन ट्रेडिंग के विषय में पूछ चुका था। ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग और बाजार प्रणाली का वह कंपनियां उत्सर्जन परमिट का व्यापार करती हैं, कार्बन ट्रेडिंग कहलाती हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? यह एक ऐसी प्रणाली है जो देशों या कंपनियों के बीच में कार्बन उत्सर्जन के अधिकार को खरीदे और बेचे जाते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होगा? कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहां हुआ था? जापान में हुआ था। पेरिस समझौता वर्तमान में अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार जो है संचालित होता है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते हुए व्यवस्थित जो है क्रम में जो है करिए। इसको व्यवस्थित क्रम में, किस क्रम में? घटते हुए क्रम में। तो वैसे तो आप जानते भी होंगे कि वायुमंडल में की अगर बात किया जाए तो वायुमंडल में आप सब लोग को मालूम होगा नाइट्रोजन जो है 78% है। अब देखिएगा सबका आंकड़ा बदल गया कितना आसानी से। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक है। और जो है अगर CO2 की बात करेंगे तो CO2 जो है 0.0379% है एनसीईआरटी के अनुसार। और जो है अगर आप आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन जो है 0.93% है। ठीक है। याद रखेंगे। अब जो हम सांस लेते हैं तो इतना ही मात्रा में सांस लेते हैं, ये भी प्रश्न आता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो इतना ही मात्रा में। एक्सपायरेशन जब करते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे आप इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो मात्रा नाइट्रोजन का 79% हो जाता है। 21% वाला सीधे 17% हो जाता है। ये सीधे 4% हो जाता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्रम में ऐसे मिला सकते हैं। सबसे अधिक नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ गया, याद रखिएगा 78 पॉइंट कुछ हो गया है। ऑक्सीजन घट गया है 20.8 या 9 हो गया, याद रखिएगा 0.93 हो गया है। और ये भी बढ़ चुका है। इस हिसाब से मिलाएंगे तो पहले 2 3 4 मिला लीजिए। 2 3 4 यानी सी आंसर इसमें से सही होगा। और जो है इसमें से सी आंसर मिला लीजिएगा। और यहाँ आप देखेंगे जो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे नाइट्रोजन अभी हमने बताया 78%, लेकिन कितना हो गया? 78.8%। ऑक्सीजन हमने बताया 21%, कितना हो गया? 20.95%। यानी ऑक्सीजन देखिए वायुमंडल में कम हो रहा है। आर्गन 10.93%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 10.4%। नियान जो है 0.0%। अन्य गैसें जो है घटती बढ़ती रहती है, वो नहीं पूछता है। बस इन चारों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। ये भी पूछा जाता है किन 2 गैसों का मिश्रण सीधे 99% है? तो किनका मिश्रण है? इन्हीं दोनों को देख लीजिएगा तो वायुमंडल में क्या है? 99%। लेकिन इन सभी गैसों का बाप कौन है? इन सभी गैसों का बाप सबसे खतरनाक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो किससे निकलता है? सिगरेट के धुओं से निकलता है, वाहनों से निकलता है। याद रखिएगा दमघोटू गैस के नाम से उसे जाना जाता है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
घटते हुए क्रम में। कई बार मैंने आपको क्लास में बोला कि सूर्य से जो है दूरी के हिसाब से सभी ग्रहों का क्रम लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, तो सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आएगा? बुध आएगा। बुध के बाद क्या आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल आएगा। मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शनि आएगा। शनि के बाद क्या आएगा? अरुण आएगा। अरुण के बाद क्या आएगा? वरुण आएगा। ये जिसको याद होगा आराम से निकाल लेगा। घटता हुआ क्रम कह रहा है, यानी अरुण यूरेनस कह रहा है, पहले ये आ गया यूरेनस, उसके बाद क्या हुआ? शनि आया, तो इसके बाद जो है शनि आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन मिला आपको जो है? उसके बाद इसमें देखिए बृहस्पति मिला, तो मिला लीजिए 4 1 किसमें है भाई? 4 1 देखिए यही मिल गया। आराम से सु करके इसमें 20 का जो है आराम से बी करके आराम से चले जाएंगे, तो कितना जल्दी भी हो जाएगा। तो कुछ चीजों को अगर हम बताते हैं शॉर्टकट में, उसको ऐसे रटा करिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दूरी के हिसाब से देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे, आप उसमें से मिला लीजिएगा। अब एक अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंस का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब कोई जहाज, जब ऐसे पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। दूसरा, समुद्र के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा आंसर इसमें से सही है? तो दोनों सही है, और दोनों सही है, और आर क्या करता है? ए की व्याख्या करता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस चित्र के माध्यम से आप देखने का प्रयास करिए कि आप देखेंगे इसमें घनत्व तो इसका पानी का कम है, लेकिन वही समुद्र में देख रहे हैं इसका घनत्व अधिक है, थोड़ा ऊपर उठ जा रहा है। यह भी प्रश्न ऐसे घुमा के आता है कि क्या नदी में तैरना आसान है कि समुद्र में तैरना आसान है? समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि घनत्व तो क्या है? अधिक है, अधिक उत्पादकता इसकी मिलेगी। याद रखिएगा, इस चीज को ऐसे भी समझिएगा चित्र के माध्यम से भी। नदी का जल क्या होता है? मीठा होता है, कम लवणता होता है। समुद्र का जल खारा होता है, लगभग समुद्रों का 35 से 40% जो है बताते हैं लोग नॉर्मल वैसे खारा होता है। वैसे अलग अलग जो है, मान लीजिए सुपीरियर का ज्यादा है, कम है, या कैस्पियन का अधिक है, तो अलग अलग सागरों का अलग, समुद्र का अलग है। नॉर्मली 35 से 40% होता है, उच्च लवणता होता है। उसके बाद जो है घनत्व तो कम होता है नदी का, इसका घनत्व तो अधिक होता है। और जो है विस्थापित जल का आयतन, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, जहाज अधिक डूबेगा, जहाज कम ऊपर जो है उठेगा। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? किस तिथि में स्वीकार करने को कहा था? 14 जून 1947, 12 जून 1947, 4 जून 1947, 3 जून 1947। तो 14 जून 1947 को याद रखिएगा स्वीकार। कुछ डेट तो आपको सीधे सीधे याद करना है, जो चार्ट के रूप में मैंने आपको दे रखा है, उसको सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। और गांधी जी ने, याद रखिएगा, 14 जून 1947 की बैठक में कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने का आह्वान किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक 14 जून 1947 को याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? आप जानते होंगे समवर्ती सूची, अनुसूची जो है, साथ में इसका वर्णन है संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कौन सा नहीं है? ये भी आपको थ्योरी वाली क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा, न्याय प्रशासन, बाट और माप। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किसे किसे आप ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद जो है लोक स्वास्थ्य, आंसर क्या होगा? लोक स्वास्थ्य आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। अब आइए इसमें से कुछ चीजों को देखा जाए। समवर्ती सूची, याद रखिएगा, यह स्रोत कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक वैसे ही जैसे प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कुल कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? 47 विषय हैं, जो वर्तमान में बढ़ के 52 हो गए हैं। इसका कानून निर्माण की शक्ति क्या है? तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद जो है 254 में है, यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अगर एक ही बात पर राज्य कहे एक ही निर्णय दे और जो है केंद्र अलग निर्णय दे, तो केंद्र का निर्णय प्रभावी होगा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 254 के तहत। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? इसके 5 विषयों को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जैसे शिक्षा, वन, इस तरह चीजों को डाल दिया गया था, ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? जब शादी नहीं होता है तो शादी में दुल्हन की विदाई होती है तो उसके साथ एक और कोई चला जाता है। तो जब आप छड़िए उस बात को, थियरी क्लास में बताएंगे। तो कौन आया था? बिंदुसार, अशोक चंद्र गुप्त मौर्य और जो है
बृहदत्त कौन आया था इसमें से? तो जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था। हेलेना से शादी जब इसका हुआ था तो जो है उसके साथ, ठीक है। आइए चलिए इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, जो बात काम की है उसकी करेंगे। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसका लड़का बिंदु जो है बिंदुसार था, उसका लड़का अशोक था। याद रखिएगा सबसे आखिरी शासक कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो है यूनानी जो है राजदूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कुछ राजाओं और उनके जो है समय आए राजदूत का एग्जाम में पूछा जाता है, उसके हम लोग चार्ट एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, कहां से? ग्रीस से, यूनान से आया था। बिंदुसार के समय डाइमेकस आया था, इसी से मांगा था अंजीर शराब और मीठी शराब मांगा था, सीरिया से, याद रखिएगा। अशोक के समय कौन? डायोनिसियस के समय मिस्र से आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। होयुकी लिखा, चीन से आया था। हर्षवर्धन के समय हेनसान आया, सी युकी लिखा, चीन से आया था। और पुलकेशियन द्वितीय के समय फारसी राजदूत, याद रखिए, आता है फारस, ईरान से आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आए थे, फारस, ईरान से आए थे। कृष्णदेवराय के समय डोमिंगो पायस आए थे, पुर्तगाल से आए थे। अकबर के समय राल्फ फिंच आए थे, इंग्लैंड से आए थे। और जहांगीर के समय से कैप्टन हाकिंस आए थे, इंग्लैंड से। और चिट्ठी किसके नाम लेकर आए थे? चिट्ठी, गिफ्ट, शराब की बोतलें सब किसके नाम लेकर आए थे? अकबर के नाम। अब पता चला वो चिट्ठी किसी और के नाम है। उसके बाद जहांगीर के समय जब इनसे बात नहीं मरी तो जो है 1915 में अपने गुरु को लेके आए, थॉमस गुरु को आए, जो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। और चलिए आइए नेक्स्ट आइए, राज्यों में दैत शासन किस वर्ष लागू किया गया? 1909, 1919, 1935, 1937। आसान है बताया जाए। दैत शासन वैसे क्लाइव भी लगाया था, ठीक है, वारन हेस्टिंग ने हटा दिया था। यहाँ जो है मार्ले मिंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दो ही आंसर होगा। तो बताना है 25 में से क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा 1919। इतिहास थियरी सब लोग पढ़े होंगे और उसकी खैर ज्यादा यहाँ लंबा क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में राज्यों में दैत शासन 1919 में द्वारा लागू किया गया। और जो है दैत शासन भारत साल अधिक 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे 1921 में जो है औपचारिक रूप से लागू किया गया। जनक इसके कौन थे? दैत शासन के वैसे जनक लियोनेस कर्टिस, याद रखेंगे आप, ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को उत्तरदायी शासन का जो है प्रशिक्षण देना। और जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई? अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में 86वां संविधान संशोधन में कानूनी अधिकार से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर अब भाग 3 में अनुच्छेद 21(a) में रख दिया गया। और इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 4 अगस्त 2009 को टाइल किया गया और पूरे भारत में 1 अगस्त 2010 को लागू कर दिया गया। आंसर क्या होगा? आंसर आपका पहला होगा, याद रखिएगा। और जो है निःशुल्क शिक्षा इसमें भी था पहले, अब इसको फिर निकाल इसमें मिला दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार पूछा हुआ आपके एग्जाम में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आइए कुछ आर्टिकल को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 21(a) के विषय में जो अभी आपने चर्चा किया, जो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा। बुनियादी शिक्षा में 7 से 14 वर्ष था, ठीक है। वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 28 क्या है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों पर संरक्षण, जिसमें उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी जितने धर्म है उन्हें अल्पसंख्यक धर्म के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और जो है शिक्षा का प्रावधान मूलतः या 6 से 14 वर्ष, जिसे 21(a) में स्थानांतरित कर दिया गया, अभी हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य, यहाँ देखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है 51(a) में इसका वर्णन है, आपको इसको देख लीजिएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? डिटेल पढ़ा भी दिया हूं मैं, पूरा इसको देख लीजिएगा 97वां में, ठीक है, थक भी गया हूं मैं। और जो है 97वें संशोधन द्वारा सरकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। दिन में कई क्लासें लेनी रहती है मुझे भी,
और ऑफलाइन ऑनलाइन अभी शाम को जो बच्चे परचेस किए जाते हैं उनको भी क्लास लेना रहता है। तो इसको देख लीजिएगा, प्रमुख संविधान संशोधन जो एग्जाम में आता है, क्योंकि पुरानी ट्रेडिशनल स्टैटिक जीके टाइप का है तो आपको याद ही होगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। जीएसटी पूछता है, 101 में जीएसटी नया वाला बता दे रहे हैं, 102 में क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और 2019 में जो याद रखेंगे इसमें से समान वर्ग के आर्थिक कमजोर ईवीएस का 10% किसमें, 103 वाले में, और 104 वाले में क्या है लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष यानी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, वही प्रश्न पूछा था 550 वाला, याद होगा। 105 कब, 2021 में राज्यों को ओबीसी सूची स्वयं तैयार करने का अधिकार बहाल किया गया। और 106वां 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा राज्यसभा विधाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान जो है 2026 के परिसीमन के बाद लागू होगा। 28वां कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित करिए। कृषि सेवा उद्योग, सेवा कृषि उद्योग, सेवा उद्योग कृषि, और जो है उद्योग सेवा कृषि। 28 का देखिए कितना अच्छा आंसर है। 28 का देखेंगे तो इसमें मिलेगा सब में, तो सबसे पहले नुकसान हुआ सेवा में, उसके बाद उद्योग में, तब थोड़ा लास्ट में किसमें, कृषि में। आंसर इसमें से सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ग्राफ देख लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, आइए इसमें से एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर डालता है कहलाती है। पता नहीं क्यों एग्जामिनर को कुछ चीज मैं देखता हूं बड़ी पसंद है, जैसे इंद्रावती नदी बड़ी पसंद है उसको। इंद्रावती नदी, 1938-39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये जो है कृषि का प्रच्छन्न बेरोजगारी बार बार पूछता है। आंसर इसका क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा, याद रखिएगा। डी आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, देख रहे हैं आलू खेत की कड़ाई बुड़ाई हो रही है, थोड़े से लोग की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक लोग हैं, आधे लोग हट भी जाएंगे तो कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही क्या है, कृषि क्षेत्र की प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी। मुख्य परिभाषा क्या है, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का संलग्न होना। सीमांत उत्पादन क्या है, इस बेरोजगारी में श्रमिकों को सीमांत उपभोक्ता शून्य होना। मुख्य क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र है। और विकसित और विकासशील या मुख्य रूप से विकासशील देशों की विशेषता है। और कारण क्या है कि वैकल्पिक रोजगार का अभाव है, भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। गांव में जाते होंगे शाम को लोग चौराहे पे पुल पे बैठ जाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वहाँ शाम को फ्री लोग हो जाते हैं। संघीय बजट 2025-26 के तहत भारतीय पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया। कब दिया गया भाई, विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए, महिला श्रमिकों के लिए। 30 का आंसर बताइए क्या होगा इसमें से, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए। अगर प्रश्न न आए तो एग्जाम के 10 दिन पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को जो है अपनाइएगा, आपका निश्चित ही सही होगा और एक बहुत अच्छा आप जो है मौका खोज देंगे। अगर आप ये कोर्स न खरीद के जीएस में नंबर खरीद नहीं पाते हैं या नहीं खरीदते हैं, 1000 रुपए बचाने के चक्कर में महीने के लाखों रुपए की सैलरी को अगर आप नुकसान करते हैं तो यह आपकी समझदारी होगी। इसलिए बैच को खरीद कर डेली लाइव क्लास चल रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जितनी सुविधाएं हैं सब आपको बता दी गई हैं। आपको यूट्यूब पर ग्रुपिंग टेस्ट नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन में पूछताछ वाली क्लास मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चैप्टर नाम देकर नया टेस्ट यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। बिना टेस्ट की तैयारी अधूरी है, नहीं मिलने वाला है। प्रिंटेबल नोट्स अपडेटेड जो प्रिंट आउट की सुविधा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में यूट्यूब से वीडियो धीरे धीरे अनलिस्टेड हो जाएंगे, आपको यूट्यूब से लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने की शैली क्लास समझ में आ रहा होगा तो प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम को डाउनलोड करिए या इस नंबर पे बात करिए या तो जो है लिखिए टेस्ट या बुक, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा टीम द्वारा और आप जो है इस बार जीएस में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं अभी तो जुड़े हैं टेलीग्राम से, तुरंत जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इसी के साथ ही जो है आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा जो है आपका 17 अप्रैल को पहले शिफ्ट का जो है हम आपको जो है क्लास जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी वीडियो मिलेगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से आगे के आगामी वीडियो मैं तैयार करूंगा ताकि मुझे मोटिवेशन ऊर्जा आपके कमेंट से मिले। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।